लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे। आज के इस वीडियो में हम कुछ खास देखने वाले हैं, क्योंकि आज हम बिल्कुल एक टॉपिक ओरिएंटेड क्वेश्चन देखेंगे। और वो टॉपिक है कौन सा? तो वो टॉपिक है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड हैं, वो सारे हमने आज के वीडियो में कंपाइल करके रखे हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज के जीएस बुलेटिन पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, वो कौन सी ऑप्शन है जो सही है और कौन सी नहीं है। आप आराम से देख लीजिए ऑप्शन जो आपके हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? अभी कथन देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो वो संसद का सदस्य होना चाहिए, क्या ये आवश्यक है? दूसरा, वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुना जाना चाहिए। उसे कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस आपने देख लिए। अब जो आपका ऑप्शन है, जो आपको आंसर करना है, वो है केवल एक। क्या केवल एक सही है? क्या एक और तीन सही है? क्या दूसरा या तीसरा सही है? या फिर क्या पहला और दूसरा सही है? Which of the following is correct with regard to the president? Must be a member of parliament. He is elected by proportional representation. He should not hold any office of profit. तो बिल्कुल दूसरा और तीसरा दोनों आपका सही, आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाता है। तो उनका जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा होता है। आपको पता है कैसे वो इलेक्ट होते हैं? डायरेक्टली बाय द पीपल नहीं होते हैं। बी आर अम्बेडकर ने भी कहा हुआ है, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट चल रही थी तभी उन्होंने इसको कंप्लीटली दर्शाया कि ये बहुत ही बड़ा स्टेप हो जाएगा, ग्रेव स्टेप, कि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली पीपल द्वारा इलेक्ट कराया जाए, और ये बहुत ही मेसी प्रोसेस हो जाएगा। जबकि यहाँ भारत में प्रेसिडेंट सिर्फ नाम का हेड है, एक्चुअली काम कौन करता है? तो काम करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपको पता है कि प्रेसिडेंट भी इनकी एडवाइस पे ही काम करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा प्रेसिडेंट का पद है वो सिर्फ क्या है? एक नाम का पद है, जिसके लिए हम इतना बड़ा प्रोसेस रखने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब डिबेट हुई थी तभी बी आर अम्बेडकर जी ने साफ कर दिया था। इसलिए हम क्या, एक प्रतिनिधित्व द्वारा जो हम जिन्हें चुनते हैं वो चुनता है किसको? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर आप सबको पता ही होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए किसी की भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए, 20 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 30, 25, 30। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी जो है आपका वो सही जवाब है। 35 वर्ष आयु न्यूनतम, कम से कम। देखिए बहुत सारी और भी चीजें हैं कि एक आपका इलेक्शन होने टाइम क्या होता है? प्रपोजल्स होते हैं, प्रपोजल्स ये सब आप जानते ही होंगे। प्लस एक धनराशि होती है, जो भी कैंडिडेट होता है उसको जमा करना होता है। पहले ये धनराशि केवल 2500 थी, अब वो धनराशि बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है, ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो जबरदस्ती पार्टिसिपेट ना करें इलेक्शन। ठीक है, तो ये धनराशि रख कर फिर ही आप उम्मीदवार बन सकते हैं। इस तरह से 35 वर्ष आप जब कंप्लीट कर लिए हो तब आपको जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में अगर आपने कोई भी पद धारण किया हुआ है पहले से, तो पहले आप उस पद को छोड़ दीजिए। ऐसा एक प्रेसिडेंट ने किया भी हुआ है, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर प्रेसिडेंट की डेथ के बाद, जाकिर हुसैन डेथ के बाद वो बन गए थे प्रेसिडेंट, लेकिन उन्होंने फिर अपने पद को त्याग दिया था, क्योंकि उनको इलेक्शन में खड़े होना था प्रेसिडेंट, जो कि एन संजीवा रेड्डी के खिलाफ खड़े हुए थे। चलिए, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समान है? अभी देखिए, अभी हमने कहा कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो किसके एडवाइस पे काम करते हैं? तो वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करते हैं। तो इस तरह से आपको पता है कि जो पूरा पावर है वो सिर्फ प्रेसिडेंट में नहीं है। तो ये किसके पोजीशन की तरह सिमिलर है? तो ये ब्रिटिश राजशाही की तरह है, या अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह है, रूसी या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सिमिलर स्थिति है? कौन से संवैधानिक पद के समान स्थिति है भारत के राष्ट्रपति की? तो आपको पता होगा जो ब्रिटिश मोनार्क है, ब्रिटिश राजशाही है, उनका भी क्या काम है? तो वो एक तरह से हेड तो है स्टेट के। मेजर डिसीजन कौन लेता है? तो पीएम लेते हैं।
जैसे जो क्वीन है, मोनार्क है, जो क्वीन है वो हेड ऑफ स्टेट तो कहलाती है, लेकिन बाकी जो शासन का काम है वो कौन देखता है, तो वहां पे वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से जो भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की जगह हो गई वो ब्रिटिश मोनार्क की तरह है। ये भी स्पष्टीकरण उसी टाइम कर दिया गया था जब संविधान बन रहा था। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जो अब तक अनअपोज्ड, बिना विरोध के, निर्विरोध चुने गए हैं। कितने राष्ट्रपति हैं, 1, 2, 3 या 4? सबसे पहले तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे निर्विरोध। उसके बाद भी एक लोग हैं जो निर्विरोध चुने। इस तरह से 2 लोग हो जाते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी भी। तो 2 लोग, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। तो अब तक ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो बिल्कुल अनअपोज्ड बने, निर्विरोध चुने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी बिल पास करने में भी प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि वो रोल भी नॉमिनल ही है, बट रोल तो होता है। तो कह रहे हैं कि एक विधेयक संसद का अधिनियम नहीं बन सकता जब तक, और डैश तक, जब तक क्या? पहला ऑप्शन है ये लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है, ये तो होना ही है, ये पहले होता ही है। फिर उसके बाद तीसरा, इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, और चौथा, यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किया जाता है। तो चाहे वो लोकसभा द्वारा पारित किया जाए तो राज्यसभा में होना चाहिए, ठीक है। फिर राज्यसभा द्वारा पारित किया जाए तो उसके बाद भी आवश्यकता है क्या, कि उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिले। तो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाता है। बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट until and unless it gets assent from the president। आपको पता है कि प्रेसिडेंट के पास एक बिल आता है, वो चाहे तो उसको 3 तरह से ट्रीट कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, एक वापस कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो देखिए जब भी वापस वो भेज दिए हैं और एक बार वो फिर से वापस आ गया, वहां से पास होके फिर से आ गया, तो फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं रह जाता है कि वो बिल को वापस करे, उनको बिल को पास करना ही होता है, ठीक है। अच्छा, मनी बिल धन विधेयक के सेंस में उनका अलग रोल होता है, क्योंकि धन विधेयक पहले प्रेसिडेंट से होके ही जाता है, तो इसलिए वो तो वैसे भी प्रेसिडेंट पास कर ही देते हैं। अब देखिए भारतीय संविधान की अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। देखिए द्वितीय अनुसूची, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि, मतलब राष्ट्रपति, आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इत्यादि की जो परिनिधियां हैं, जो भी इमोल्यूमेंट्स दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड है। तीसरी अनुसूची, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची, संवैधानिक पद धारकों की शपथ के विभिन्न रूप। तो इसमें से कौन सा सही मिलान है, बाकी 2 गलत। तो एक ही सही है, बाकी 2। तो आपका द्वितीय अनुसूची बिल्कुल सही है। सेकेंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट के मॉन्यूमेंट्स वाइस प्रेसिडेंट के दिए गए हैं। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन 1 है, ओनली 1, मतलब ऑप्शन सी जो है वो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सही मेल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो एक आर्टिकल 54 है जिसमें बता रहा है राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 55 है राष्ट्रपति चुनाव का तरीका, ठीक है। फिर कह रहा आर्टिकल जो आपका 60 है वो बता रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 123 है अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, प्रोग्रामेट ऑर्डिनेंस। तो एक जो है वो आपका सही नहीं है, बाकी 3 सही है। बता दीजिए कौन सा सही नहीं है। तो बिल्कुल ये भी सही है आपका, ये भी सही नहीं है, ये सही है और ये भी सही है। इस तरह से जो आपका ऑप्शन सी है वो गलत सूचित है। ऑप्शन सी 60 जो है वो ओथ के बारे में बात करता है, शपथ के बारे में बात करता है। वहीं अनुच्छेद जो 61 है आपका, वो बात करता है महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इस तरह से आप 4 आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है वो याद रख सकते हैं। पहला कि 52 में कहा गया कि एक राष्ट्रपति होगा। फिर 54 में कहा गया कि कौन सा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, चुनाव होना चाहिए। 55 में कहा गया कैसे होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 60 में उनके ओथ के बारे में बताया गया, जो शपथ होती है। 61 में बताया गया उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाना, कैसे चलाना है। और 123 में अध्यादेश जो है जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। 5 आर्टिकल आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड याद होगा।
52, 54, 55, 60, 61, 123। तो फिर से आपका एक प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है। चलिए कथनों पर विचार करते हैं थोड़ा सा। पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति को शपथ वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ये काफी जो है सही नहीं लग रहा है, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा भी देख लेते हैं, आपात की परिस्थिति में राष्ट्रपति की परिधियों और भत्तों को कम किया जा सकता है, तो काफी ये भी सही नहीं लग रहा है। तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को त्यागपत्र संबोधित कर सकता है, तो ये भी सही नहीं अगर आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़े होंगे। सबसे पहले तो शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो भारत के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, ना कि वरिष्ठतम सीनियर जज नहीं। ये गलत हो जाता है। दूसरा, भत्तों और वेतन को नहीं कम किया जा सकता आपातकाल के दौरान, वैसे ही सारे पावर किसको मिल जाते हैं, राष्ट्रपति। तो फिर तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को तो नहीं, स्पीकर लोकसभा को नहीं होगा। इस तरह से कौन सा कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही गलत है। ऑप्शन डी जो है आपका सही हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है संविधान का कौन सा भाग राष्ट्रपति से संबंधित है, कौन सा भाग राष्ट्रपति से संबंधित। तो भाग 5 जो है संविधान का, वो क्या बताता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब एग्जीक्यूटिव में सब आते हैं, कौन कौन आता है, क्या क्या है उनसे रिलेटेड, तो उसमें प्रेसिडेंट भी आता है, तो जी हाँ आता है। तो इस तरह से भाग 5 में आर्टिकल्स आपको पता ही होंगे, 52 से शुरू होते हैं। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है कि जब भी कैसे ही कोई राष्ट्रपति पद को धारण करता है, बिना किसी रेंट, बिना किसी पैसे के, उसको ये जो निवास स्थान है वो दे दिया जाता है। तो उसका नाम क्या है, तो राजभवन नाम है कि राष्ट्रपति उद्यान नाम है कि राष्ट्रपति भवन नाम है, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है आपका राष्ट्रपति भवन। तो बिल्कुल राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति को रहने के लिए दिया जाता है बिना कोई चार्जेस लिए। बहुत ही सारी चीजें मिलती हैं, इवन उनके डेथ के बाद उनकी फैमिली को भी काफी सारी चीज। चलिए क्या यह सच है कि राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है। बिल्कुल, ये मिलिट्री पावर्स में आता है, पावर्स में। तो क्या, यस बिल्कुल है, ये तीनों ही सशस्त्र बलों के कमांडर हैं। आपका 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो राज्यसभा के सदस्य लेते हैं, जो भी इलेक्टेड हैं, जितने भी इलेक्टेड हैं वो सभी भाग लेते हैं। फिर राज्यों की विधानसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यों की विधान परिषद के सदस्य तो ये ही नहीं करते हैं, दिल्ली विधानसभा के भी करते हैं और पुदुचेरी विधानसभा के भी करते हैं। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सी है वो सही जाता है। आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से 14वें प्रश्न में हम पहुंच जाते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, तो कितनी आपातकालीन शक्ति। तो बिल्कुल इस तरह से आपकी 3 तरह के इमरजेंसी पावर्स जो है वो राष्ट्रपति को मिले हुए। नेशनल, फिर आपका स्टेट इमरजेंसी जिसमें प्रेसिडेंट रूल होता है, और फिर फाइनेंशियल। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में यह वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये हमने अभी देखा है, अभी मैंने बताया था आपको। तो ये 52 के तहत ये लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सब बेसिक आर्टिकल है राष्ट्रपति। अगला देख लेते हैं। 16वें में कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो चुनाव होगा ये 54 में है, और कैसे होगा ये 55 में है। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 55 जो है आपका आता है। चुनाव होगा तो 54 में है, कैसे होगा मैनर ऑफ इलेक्शन है वो 55 में। नेक्स्ट देख लीजिए, किस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा निकाला जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ मेंशन है, तो अभी वो भी हमने देखा है कि 60 में कहा गया है कि ओथ तो आपका शपथ है वो, और 61 में इम्पीचमेंट के बारे में।
है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 18वां। कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? ये भी हमने उसी प्रश्न में देखा है, 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। 123 143 के तहत प्रेसिडेंट जो है कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है किसी, हालांकि प्रेसिडेंट बाध्य नहीं होता है कि कई बातें मानने के लिए। तो 19वां प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, प्रदान की गई हैं? किस अनुच्छेद में ये लिखा है? तो क्षमादान भी 5 तरीके से कर सकते हैं राष्ट्रपति, पढ़ लीजिएगा इसको। कि सबसे पहले आप सजा का नेचर कम कर सकते हैं, अवधि कम कर सकते हैं, सजा का नेचर चेंज किए बिना, जैसे कि अगर आपको कैद की सजा दी गई है तो कैद ही रखेंगे आप, ठीक है, लेकिन उसको कम कर देंगे। जैसे कि आपको अगर फांसी दी जा रही है तो फांसी को कुछ दिन तक रोक सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। तो इस तरह से कई सारे पावर जो है वो प्रेसिडेंट को प्राप्त है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। पहले आप देख लीजिए कि कौन से आर्टिकल के तहत है। तो ये आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। आखिरी क्वेश्चन के बाद हम अगले बुलेट प्रेसिडेंट से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति को भी एक तरह से एनालाइज करेंगे एक पूरे वीडियो में। अभी देख लीजिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्तियां प्राप्त है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो आर्टिकल आपका हो गया 352, 56 और 60। नेशनल स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल कहते हैं क्योंकि फिर राष्ट्रपति शासन आ जाता है। और 360 जो है वो आपका फाइनेंशियल। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि जब ये अध्यादेश जारी होता है तो उसकी क्या क्या खासियत है, अध्यादेश कब तक रह सकता है, कब कितनी अवधि में उसको वापस से बिल बना के पास कर देना है, वरना जो भी उसमें काम किए गए हैं वो तो जारी रहेंगे लेकिन अब उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें, प्लस अगर आपका ये आपातकाल घोषित है तो उसमें प्रेसिडेंट क्या क्या पावर प्राप्त है और क्या क्या नहीं वो कर सकते, फंडामेंटल राइट्स पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, तो सारी चीजें जो है ध्यान देने। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट भी हैं और रिपीटेड भी हैं। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन देखेंगे प्रेसिडेंट।